नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती में। यहाँ पर एक बड़ी खबर आप सभी के लिए है, जितने भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब दिसंबर में याचिका पड़ी थी, उसके बाद कई याचिकाएं पड़ती गई उसमें। फिर बाद में सभी याचिकाओं को एक बंच करके सुना जाने लगा। और उसी क्रम में आप देखेंगे कि दोहरा आरक्षण पर, पहले तो सीधे सीधे आरक्षण पर, उसके बाद फिर डुअल आरक्षण पर, डुअल रिजर्वेशन पर जो है मामले पड़ने शुरू हो गए। और उन मामलों को भी 13,156 के साथ कनेक्ट किया गया था, महेंद्र पाल एंड अदर्स वाली याचिका के साथ में। उसके बाद कुछ अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए थे, वहां से एक अंतरिम रिपोर्ट भी जारी होती है और बेसिक विभाग से उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं। इसके बाद फिर आप देखेंगे विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने से कुछ दिन पूर्व 8 तारीख को आचार संहिता लगती है और 5 तारीख को सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा एक 6800 लिस्ट को लेकर के निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी आरक्षण विसंगति को लेकर के उस पर जितने भी सीटों का घोटाला हुआ है उसको लेकर के बात की गई थी। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे और बेसिक विभाग के द्वारा 6800 की एक चयन सूची जारी की जाती है, जिसमें ओबीसी, एससी और विशेष आरक्षित वर्ग के भी अभ्यर्थी होते हैं। उसके बाद फिर मामला ऐसा हो गया कि जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी एकजुट होकर के संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे, फिर अचानक से ये हो गया कि 6800 के अभ्यर्थी अपना अलग जो मामला है 6800 की नियुक्ति को लेकर के उन्होंने उसको प्रेफरेंस दिया। और कहीं न कहीं उन्हें ये लगा कि यहाँ पर घोटाला जितने का हुआ है, सरकार ने, बेसिक विभाग ने माना है, तो अब हमें यहाँ पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो सका, कहीं न कहीं वे अभ्यर्थी किसी न किसी कोर्ट मैटर से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि मेहनत हमने की है लेकिन हमें नौकरी क्यों नहीं मिली। और ना तो यहाँ पर जितना घोटाला हुआ है, टोटल घोटाला की सीटें यहाँ पर दी गई हमें। और सवाल देखिए यहाँ पर वही है कि जो नियमावली है उसके अनुसार ये भर्ती प्रोसेस की जा रही है और उसी के अनुसार जो है आरक्षण घोटाले की जो बातें हैं, चाहे वो कोर्ट में रखी गई, चाहे वो एनसीबीसी आयोग के माध्यम से, और उसमें 18,988 कुछ सीटों का घोटाला बताया जाता है। लगभग 19,000 सीटें आप मान लीजिए यहाँ पर कि 19,000 सीटों का घोटाला बताया जाता है। आज जो सुनवाई हुई है कोर्ट में, लखनऊ हाई कोर्ट में पंकज भाटिया सर की बेंच में, उसका कोर्ट ऑर्डर बहुत पहले आ गया था। तो एक बार हम कोर्ट ऑर्डर अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार आप जरूर सुनिए। और एक जो हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि जो 27-21 की तरफ से वकील पक्ष रख रहे थे अधिवक्ता महोदय, उनका ये दावा है कि 6800 नहीं बल्कि 19,000 सीटों का आरक्षण का घोटाला हुआ है। आज जो सुनवाई हुई है, सरकार की तरफ से जवाब भी नहीं लगाया गया था। उसमें बोला गया कि उसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा समय चाहिए। उसके बाद जितना समय मांगा गया था उसके बाद 2 दिन का 17 तक का शायद समय मांगा गया था। उसके बाद 19 तारीख की डेट लगा दी गई है और 19 के बाद या 19 से ये मामला रेगुलर सुना जाएगा और दीपावली से पहले पहले मामले पर फाइनल जो है ऑर्डर के लिए, मामला जो सुनवाई का जो ऑर्डर है, कोर्ट जो है उसमें ऑर्डर को रिजर्व भी कर सकते हैं फाइनल ऑर्डर देने के लिए। यानी मतलब मामला जो है पूरी तरह से फाइनली निस्तारित भी किया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, वकील का दावा 6800 नहीं 19,000 सीटों पर हुआ है घोटाला। जज ने कहा नौकरी दीजिए वरना हमें फैसला करना पड़ेगा। यानी सरकार अभी जो 6800, देखिए हम यहाँ पर किसी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, जितने भी पहले से सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है, जो भी चीज़ें हों, लेकिन आप कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि हम आपके खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर न्याय की बात की जा रही है। और आप भी नौकरी करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार जो है जिनके साथ यहाँ पर जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिन ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के साथ में, उनके साथ न्याय करते हुए उतने सीटों पर एक अलग लिस्ट जारी करें। अब वो कैसे लिस्ट जारी करेंगे, कैसे भर्ती करेंगे, चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में किसने कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाइए कि हमने भर्ती पूरी कर ली है। अगर आप एक भी अतिरिक्त पद नहीं जोड़ सकते हैं तो पूरी लिस्ट, इसका मतलब रिवाइज करना होगा। हमने यहाँ पर देखेंगे थंबनेल में लिखा भी है कि 67,867, फिर जो सीटें खाली बचती हैं इसमें से उन सीटों को लेते हुए एक थर्ड लिस्ट आती है। मतलब यहाँ पर आप कुल मिलाकर के 67,867 की ही लिस्ट, चूंकि जो बाद में एसटी की सीटें खाली रह गई थी उनको भी समायोजित कर लिया गया था। तो कुल मिलाकर के 69,000 या तो जो पूरी लिस्ट है उसको फिर से रिवाइज किया जाए, फिर से एक नई चयन सूची बने। अब यहाँ पर पूरी तरह से सरकार के ऊपर है। अभी आप देखेंगे शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पर समायोजित कर दिया गया था, फिर बाद में जो है मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गया और सरकार जो है वहाँ पर देखेंगे तो एक नई भर्ती फिर कर रही है उन्हीं सीटों पर। और उन लोगों ने कई महीने के उनको वेतन भी मिल गए थे।
तो अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बट वहाँ पे सरकार जो है चूँकि उनके खिलाफ वहाँ पर जो भी चीज़ें थी, मैं देखिए वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, और किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, और किसी भी जिनका सिलेक्शन हो जाता है फिर कहीं न कहीं उनकी उम्मीदें हो जाती, फिर पूरी लिस्ट रिवाइज़ हो या फिर जो भी चीज़ें हो, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं सबको एक मानसिक पीड़ा वाली बातें हो जाती हैं। और जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, भाई उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। समय, श्रम और पैसा उनका सब बर्बाद हो रहा है, नौकरी भी नहीं मिली। तो यहाँ पर एक ही समाधान जो बन रहा था बहुत शुरू से, जिसकी मांग की जा रही है, जिसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, सामान्य की, ओबीसी की, एससी के, कि संपूर्ण समायोजन करे सरकार। दीपावली से पहले 19,000 अभ्यर्थियों को मिल सकता है न्याय। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में बहस हुई। अभ्यर्थियों की तरफ से वकील सुदीप सेठ ने जस्टिस पंकज भाटिया के सामने पक्ष रखा, वहीं सरकार की तरफ से आए वकील संजय भसीन सिर्फ बैठे रहे, क्योंकि जो जवाब लगाया जाना था या जो प्रपोजल था वो तो सरकार की तरफ से आया नहीं, उन्होंने सरकार का कोई पक्ष नहीं रखा। तो वकील का दावा था कि 27% नहीं बल्कि 3.80% ही केवल ओबीसी को आरक्षण मिला है, बाकी सीटें मिलनी चाहिए। इसी तरह से एससी को भी 21 के बजाय 16.6% ही आरक्षण मिला है, उनको भी पूरी सीटें मिलनी चाहिए। एक बार थोड़ा सा आज का कोर्ट ऑर्डर देख लेते हैं। अगर आप आज का कोर्ट ऑर्डर देखेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर हो गया संजय भसीन जी को सुना गया, अपेयरिंग फॉर द स्टेट मतलब सरकार की तरफ से। दैट वाज द एफिडेविट एज वाज डायरेक्टेड बाय दिस कोर्ट, यानी एफिडेविट एक दाखिल करने के लिए बोला गया था 973 वाले मामले में, मोहिनी तिवारी वाले मामले में। उसको बोला गया कि अभी वो अंडर प्रिपरेशन है, मतलब तैयार किया जा रहा है। सेल बी सर्व्ड ऑनलाइन काउंसिल फॉर द पिटिशनर पॉजिटिवली ऑन और बिफोर 17/10/2022। तो 17 तक के लिए बोला गया था, समय मांगा गया, तो उसमें जज साहब ने फिर 2 दिन का और समय सीमा बढ़ाते हुए 19 की डेट लगा दी है। 19 की डेट यहाँ पर लगा दी है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ और जो रीट्स हैं, जैसे 23,751, 3,005, 81, 42, 973, मतलब जो बाद में नए नए याचिकाएं पड़ी हुई हैं, तो सबको जो है कनेक्ट कर दिया है इसी के मामले के साथ, जो 1356 यहाँ पर है। और आगे फिर यहाँ पर देखिए, इन द मीन वाइल श्री भसीन शैल आल्सो टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इफ पॉसिबल इन राइटिंग with regard to the state pertaining to increase of vacancies beyond 69,000 as is being argued by some of the parties। कुल मिलाकर के किस प्रकार से आप सीटों को बढ़ाएंगे, इसका आप सीधा सा मतलब समझिए, किस प्रकार से आप सीटें बढ़ाएंगे, किस प्रकार से आप सीटें देंगे, कैसे आप सीटें देंगे आरक्षण घोटाले की विसंगति दूर करने के लिए। और आप ये देखिए, जो 27-21 वाली बात है, जज साहब की तरफ से बोला गया कि 19 अक्टूबर को आपको भी कंसिडर करेंगे, ये मामला जो है कंसिडर किया जाएगा। 13,156 अभी डिसाइड हुआ नहीं है। और 6800 के अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी काउंसलिंग नियुक्ति हो नहीं पाई। वे लोग भी इस बात से सहमत हैं कि जो आरक्षण घोटाला है, पूरी सीटें यहाँ पर मिलनी चाहिए, बट उनका यही है कि जब सीटें सरकार के पास नहीं है तो सरकार सीटें कैसे देगी, तो कम से कम यहाँ पर 6800 को नियुक्ति मिले। ये चीज़ें हम लोग सभी लोग समझते हैं, कोई अपने जगह पे गलत नहीं है, 6800 के अभ्यर्थी अपने जगह पे सही है, लेकिन जो ओबीसी एससी आरक्षण घोटाला 19,000 सीटों की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, वे अपने जगह पे सही है। और अब किसी नौकरी कर रहे किसी के साथ भी गलत होता है तो फिर उनके साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय। और इसी तरह से आप देखेंगे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कुछ ठोस ग्राउंड लगा रखा है कि हमें यहाँ पर और सीटें मिलनी चाहिए। तो निष्कर्ष यहाँ पर कुछ ना कुछ निकलेगा ज़रूर। 19 अक्टूबर को डेट लगी है और 19 अक्टूबर के बाद जो है लगातार सुनवाई होनी है मामले पर। और ये मामला जो है दीपावली से पहले 24 तारीख से पहले फाइनली डिसाइड भी किया जा सकता है। अगर 2-3 दिन लगातार सुनवाई हो गई, 19 को फिर जो भी वर्किंग डे आगे हो, 19, 20, 21, 22 सभी वर्किंग डे है। उसके बाद फिर 23, 24 भी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी आगे। 24 को दीपावली, 23 को संडे है। तो 2-3 दिन लगातार सुनवाई अगर हो जाती है, और जो ये बोला गया है, क्योंकि इसमें बोल दिया गया है कि 17 तक हमें जवाब लगाना था, मतलब जब हमारा जो जवाब है वो प्रिपेयर किया जा रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे। तो ऐसे में जवाब भी आ जाएगा ड्यूअल आरक्षण वाले मुद्दे पर। और उसके बाद फिर जो है इधर जो आरक्षण घोटाले की जो बात जिस पर आर्गूमेंट होना है, उसमें भी चीज़ें बहस कंप्लीट होने के बाद माननीय न्यायालय की तरफ से चीज़ें डिसाइड की जा सकती हैं। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, कितनी बातें आपको समझ में आई, आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करके जितना हो सके शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा। धन्यवाद।